दोस्तों यदि आप कभी ज़मीन अपनी ख़रीदते हैं या कोई भी ज़मीन बेचते हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा सकता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जी कॉल आया और उन्होंने हमसे कहा भाई एक व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। फ्रॉड ये हुआ कि भाई उन्होंने अपनी ज़मीन कोई दूसरी बेची थी और जो व्यक्ति ख़रीद रहा था उसने फ्रॉड करके रजिस्ट्री में उनका दूसरा खाता संख्या डलवा के और दूसरी ज़मीन नाम करवा ली। ठीक है, जो कि बाद में अब भाई विवाद पड़ रहा है कि रजिस्ट्री कैंसिल होगी। क्या रजिस्ट्री कैंसिल होने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत परेशानी होगी। ठीक है, चलिए वो तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आप ऐसे बड़े फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। चाहे आप ज़मीन खरीदें चाहे आप ज़मीन बेचें, आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपका ज़मीन से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके ही आप वहां पे अपना क्वेश्चन कर सकते हैं या आप कालमी फोर मोबाइल ऐप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोनों की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों सबसे पहले मैं क्रेता के लिए बता दूं कि एक क्रेता जो व्यक्ति ज़मीन खरीद रहा है उसे सबसे पहले अपने नाम, पिता का नाम, पता सबसे पहले देखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई आपकी जो भी रजिस्ट्री है A to Z ई स्टाम्प से लेकर और जो भी आपकी पूरी रजिस्ट्री है उसमें लगभग 8-9 पेज जो होते हैं वो आपको सारे के सारे पढ़ लेने चाहिए। और ये भी मैं बताऊँगा कि उनमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें देखने वाली होती हैं और क्या क्या आप कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप जो है अपनी रजिस्ट्री चेक करें। रजिस्ट्री में जो स्टाम्प जो होता है, आजकल देखिए ई स्टाम्प आते हैं और ई स्टाम्प में आप अपना आर्टिकल देखें। ठीक है, आर्टिकल नहीं देखना चाहते तो भी मैंने लिंक दे रखी है आर्टिकल कैसे देखें। ठीक है, दूसरा जो होता है कि जो आपका ई स्टाम्प है उसमें आपका नाम सही है या नहीं है। ठीक है, मैं ई स्टाम्प जैसा कि आप देख सकते हैं तो आपको ई स्टाम्प भी चेक करना है कि मेरे नाम से ही स्टाम्प शुल्क दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ठीक है, जब आप ई स्टाम्प चेक कर लेते हैं तो अगला जो होता है वो होता है कि भाई आपको ई स्टाम्प में भी नाम चेक करना है और जो रजिस्ट्री में भाषा लिखी जाती है उस भाषा को भी आपको देखना है कि वहाँ पर मेरा नाम, पिता का नाम, पता सही है या नहीं है। जो सबसे पहले मैं ज़मीन खरीदने वाले के लिए बता रहा हूँ, सेकंड पॉइंट पर ज़मीन बेचने वालों के लिए बताऊँगा। दूसरे नंबर में आपको देखना है कि जब आपकी ज़मीन की जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसकी खाता संख्या और उसकी गाटा संख्या, उसका रकबा और जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसका नाम सही है या नहीं सही है। देखिए यहाँ पे मैं आपको और उदाहरण दे दूँ। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप ज़मीन खरीद रहे हैं और जो ज़मीन बेच रहा है मान लीजिए वो फ्रॉड व्यक्ति है, वो ज़्यादा चालाक व्यक्ति है, तो हो सकता है आपने रजिस्ट्री नहीं पढ़ी तो वो जो खाता संख्या जो है वो चेंज कर दे और जैसे मान लीजिए आपको दिखा दिया कहीं रोड पे और रोड पे खेत दिखा दिया या मान लीजिए अन्य कहीं अच्छा खेत दिखा दिया आपको जो जिसकी गाटा संख्या मान लीजिए 272 है। ठीक है, और मान लीजिए उसने आपको उसी जो भी खेत दिखाया उसके अच्छे दाम आपको बताए, उसे आपको अच्छी जगह लगी। ठीक है, और मान लीजिए रजिस्ट्री करवाते समय उसने खाता संख्या 272 की जगह खाता संख्या 478 डलवा दी और रकबा उतना ही डलवा दिया। तो भाई आपको पता नहीं 478 पता नहीं कहाँ हो, ऊसर हो या कैसी हो। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ पर देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विवादित हो कि मैं प्रथम पक्ष खाता संख्या 378 की गाटा संख्या 183 4 और जो भी रकबा है वो 1/2 भाग विकृत 307 है, पूर्ण भाग विकृत स्वामी पैतृक है और जो कि मैं बेचना। ये जो भाषा है ये आपको ज़रूर चेक करना है कि खाता संख्या, गाटा संख्या और रकबा जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं सही है। और ये जो रकबा जो है आपके व्यक्ति जो है कौन नाम कर रहा है, कौन रजिस्ट्री करवा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो भी व्यक्ति ज़मीन खरीद रहा है, सबसे महत्वपूर्ण दूसरा जो पॉइंट है उसके लिए ये है कि वो एंड में बेनामा लेखक से खुद स्वयं कह के वो अपने लास्ट में यह बात भी मेंशन करवाए कि ये जो मैं संविदा कर रहा हूँ, ये जो भी मैं अपनी ज़मीन बेच रहा हूँ, जो भी मैं ये रजिस्ट्री करवा रहा हूँ, इसका विरोध मैं व मेरे वारिस कभी नहीं करेंगे और ये जो भी मैंने रजिस्ट्री करवाई है ये वारिसों को भी मान्य रहेगी। ठीक है, ये भी क्योंकि कई बार होता है कि भाई जो भी लड़के होते हैं या वारिस होते हैं वो बाद में परेशानी करते हैं, तो इसके लिए आप ये बात मेंशन कर सकते हैं।
तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि अपने पैसों का लेन देन। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी जितने में ज़मीन तय हुई है, जो भी आप स्टाम्प शुल्क दिया है और जो भी आपने रजिस्ट्री में जगह की कीमत दिखाई है, वो कीमत का पैसा आप चेक द्वारा दें। क्योंकि भविष्य में मान लीजिए वो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए बात करता है कि भाई इसने पैसे नहीं दिए, तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी, आपकी किसी भी प्रकार को असुविधा नहीं होगी। चलिए बात करते हैं कि जो ज़मीन बेच रहा है उसको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है उसे भी रजिस्ट्री पे जो रजिस्ट्री आपकी है उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो व्यक्ति अपनी ज़मीन बेच रहा है उसे ई स्टाम्प देखना कोई भी ज़रूरी नहीं है। ई स्टाम्प चाहे कैसा भी हो, किसका भी नाम पड़ा हो, जो ज़मीन बेच रहा है उसे ई स्टाम्प से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसे जो भी रजिस्ट्री है उस रजिस्ट्री की भाषा से, और हालांकि जो रजिस्ट्री जहाँ पर ज़मीन का विवरण किया है सिर्फ़ और सिर्फ उसी विवरण से उसका मतलब होता है। जैसे मान लीजिए, मैं फिर इस वीडियो में आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा है कि विवादित हो कि मैं प्रथम पक्ष विक्रेता, भाई उसने देख ली कि आपका गाटा संख्या, खाता संख्या, रकबा यानी कि कितना क्षेत्रफल है वो बिल्कुल सही है या नहीं। फिर उसके बाद जो ज़मीन बेच रहा है उसको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए जो ज़मीन आपकी खरीद रहा है वो ज़्यादा फ्रॉड हो, ज़्यादा चालाक हो और आपका वो खाता संख्या चेंज करा के गाटा संख्या चेंज करवा दे, ठीक है। या मान लीजिए जो भी आपका क्षेत्रफल है वो अधिक करवा दे, और उसने अगर मान लीजिए रजिस्ट्री, मान लीजिए आपने पढ़ी नहीं, ठीक है, और रजिस्ट्री ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है। तो देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि मान लीजिए आप ज़मीन बेचते हैं फिर भी आप अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री जो है, जो भी व्यक्ति खरीद रहा है उसने जो भी भाषा लिखवाई है, जो भी आपकी ज़मीन का विवरण दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है कि जब आपकी रजिस्ट्री होती है तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या दिखाया जा रहा है वो भी आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। देखिए, कई बार क्या होता है कि भाई कई बार जो होता है, आपने मान लीजिए बेची 1 बीघा है, और अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा चालाक व्यक्ति है, मान लीजिए फ्रॉड व्यक्ति है, उसने आपकी 1.5 बीघा नाम करा ली, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है वो रोड के फ्रंट पे है, ठीक है, आपने रोड की फ्रंट की नहीं बेची है, और उसने क्या किया भाई रजिस्ट्री में उसमें मेंशन कर दिया कि भाई रोड की फ्रंट की ज़मीन जो है वो बेची जा रही है, ठीक, आपने रजिस्ट्री पढ़ी नहीं, तो वहाँ पे आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है। इसलिए दोनों ही लोग, ठीक है, जो भी ज़मीन खरीद रहा है उसको भी पूरी रजिस्ट्री पढ़ना चाहिए, और जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है उसको भी अपनी जो भी ज़मीन का खाता संख्या है, गाटा संख्या है, जो भी उसका क्षेत्रफल है वो 10 बार चेक करना चाहिए कि बिल्कुल सही है या नहीं है। दूसरी बात करें पैसों की, तो आप ये बात ध्यान रखना, जब भी आप अपनी ज़मीन बेचते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि आप रजिस्ट्री होने से पहले, यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस में जाने से पहले आप अपनी सारी जो भी अपनी ज़मीन की रकम है वो अपनी रकम 100% ले लें। वरना यदि आपने रजिस्ट्री करवा दी, रजिस्ट्री ऑफिस में आपने जो भी मशीन होती है वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट लगते हैं, आपने रजिस्ट्रार के सामने कबूल लिया कि भाई मैंने ज़मीन बेची है, और आपका पैसा नहीं मिला, तो अगर उसने पैसा न दिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्री कैंसिल होने के चांस बहुत कम होते हैं, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, वहाँ पे आपको बहुत परेशानी होगी। इसलिए रजिस्ट्री करवाने से पहले अपना सारा पैसा ले लें, ठीक है। हालांकि रजिस्ट्री ऑफिस में जाने से पहले ही अपना सारा पैसा आपको ले लेना चाहिए, और आपको रजिस्ट्री अपनी जो भी है उसमें आपकी ज़मीन का विवरण पूरा पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर